नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है, आपको सबको विदित है इस बारे में, आपका इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में, ठीक है, पार्ट नंबर 23 पे आ गए, अपन 23वें हिस्से पे आ गए। तो बिना देरी किए बिना चलते हैं अपने आज के सवालों के ऊपर। अलग अलग पेपर्स के सवाल लिए में, तो सीरियल नंबर अलग अलग चलेगा आपका, ठीक है। कभी 21 आ जाएगा, कभी 31 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, उसकी आपकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला सवाल, इन विच ईयर, कौन सा वर्ष ऐसा था कि डिड अनीता देसाई, जिसमें अनीता देसाई है, उन्होंने रिसीव, प्राप्त किया, उन्हें मिला, क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो अब आपके लिए यह ध्यान देना है कि जब ग्रेड 2 का पेपर आप बच्चे दे रहे हैं, तो जितने भी किसी इंडियन राइटर को पुरस्कार मिले हैं, चाहे वो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ठीक, या फिर इसके अलावा आपका साहित्य अकेडमी है, सेंटर वाला है, स्टेट वाला है, या कोई और लिटरेरी उन्हें वहां पर मिला है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो कब मिला है, किस कृति पर मिला है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहां अनीता देसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो उनके नॉवेल या उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन है, उसके लिए कब मिला। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सीधा सीधा आपको वहां याद रखना पड़ता है। इसमें इनके लिए 2 तारीखों से तो कोई रिलेशन आपको रखना ही नहीं है, उनका पैटर्न तो आपको वहां पर देखना ही नहीं है इसमें आपका। तो कुल मिला के ये चीजें तो आप हटा सकते हो। 2 में कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन में आपको इजीली इतना देखना है कि ये पहले का हिस्सा था, ये बाद का हिस्सा था। और जो बच्चे ज्यादा नहीं सोच पा रहे, केवल याद रख लो 1978, दैट्स ऑल, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोज्ड बाय अनीता देसाई। इसके मीनिंग को अपन लेना चाहें तो बेटा अगले ने क्या कहा बताओ, देखिए आपका वहां पर कि निम्नांकित में से कौन सा है जो अनीता देसाई के द्वारा कंपोज नहीं किया गया है, उनके द्वारा रचित नहीं है। इसके ऑब्जर्वेशन में खाली इतनी चीज जाननी है कि कौन सा अनीता देसाई के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो बेटा यहां पर अपने पास क्राई द पीकॉक अनीता देसाई का है, जो माया वाला गौतम वाला है, फास्टिंग फिस्टिंग इन्हीं का है, गेम्स एट ट्विलाइट इन्हीं का है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है बेटा कौन सा, दैट लॉन्ग साइलेंस, ये शशि देशपांडे का, किसका? आपका शशि देशपांडे का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Which literary work is not shortlisted for the Booker Prize written by अनीता देसाई। अनीता देसाई के द्वारा लिखा हुआ कौन सा कार्य, कौन सी कृति ऐसी है जो कि वहां पर शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, नामांकित नहीं हुई है। और किसके लिए नामांकित नहीं हुई बेटा? आपका वहां पर बुकर प्राइज के लिए नामांकित नहीं हुई है। तो इसमें ये लिखे हुए तो चारों किसके हैं? अनीता देसाई के। तो पहला तो अपना मटेरियल ये तैयार हो जाएगा, 4 चीजें तैयार करेंगे। क्लियर लाइट ऑफ डे है, इन कस्टडी है, ये थोड़ा सा पेपर सेटर नहीं, यहां पर एक गड़बड़ी कर दी ना, आपका कस्टडी है। कस्टडी का स्पेलिंग बेटा ये नहीं होता है, कस्टडी का स्पेलिंग होता है CUSTODY। अब ये जो हल्की हल्की त्रुटियां हैं, ये एक अच्छी टेस्ट सीरीज की निशानी नहीं है कि पेपर सेटर ने इसकी प्रूफ रीडिंग क्यों नहीं की आपकी वहां पर। नहीं तो बच्चा यहां कस्तोदया अलग भाषा का शब्द ही पढ़ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई संस्कृत पढ़ रहा है क्या, आपका तमिल पढ़ रहा है क्या, लाइक दैट, या आंध्रा वाला पढ़ रहा है क्या, उस तरीके से वो वर्ड आ जाएगा। तो इसे आप क्लियर कीजिएगा, ये इन कस्तोदया नहीं बल्कि इन कस्टडी है आपका। फिर द विलेज बाय द सी और फास्टिंग फिस्टिंग, इनके क्रिएशन की डेट भी आपके साथ में डाली हुई है। तो 2 चीजें आपकी तैयार हो रही हैं। इनमें से 3 जो क्रिएशन है वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, और तीनों क्रिएशन किसके लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं? बुकर प्राइज के लिए हुए हैं। क्लियर लाइट ऑफ डे ये हो चुका है आपका, इन कस्टडी हो चुका है, फास्टिंग फिस्टिंग हो चुका है, लेकिन ये नहीं हुआ बेटा कौन सा आपका, द विलेज बाय द सी। इसका उच्चारण सुन लेना, विलेज नहीं होता बेटा, क्या है? विलेज बाय द सी। अगले पे आ जाओ। आज तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि सारा का सारा आप अनीता देसाई है, उसे ही वहां पर पढ़ रहे हो। विच नॉवल इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवल फॉर चिल्ड्रन बाय अनीता देसाई दैट वन द गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज इन 1983। अब इसमें हमसे यह नहीं पूछा गया कि पहला उपन्यास क्या, केवल इसके साथ में कुछ चीजें और जोड़ दी गई। एक बार तसल्ली से इसे पढ़िएगा, जो चीज मैं आपके समक्ष वहां पर रख रहा हूं। कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसे समझा जाता है, माना जाता है, प्रथम या पहला उपन्यास माना जाता है, बच्चों की खातिर लिखा हुआ पहला पॉइंट, ठीक है, किसके द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा, जिसने ये पुरस्कार जीता, जिसका नाम है गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज, ठीक है। इसका उच्चारण सुन लेना, गार्जियन नहीं है, गार्जियन नहीं है, बल्कि बेटा वहां पर क्या है? गार्डियन है आपका, ठीक। और वर्ष कौन सा? 1983। तो ये मेरे पास में सूचना दूसरी आ रही है, ये मेरे पास में सूचना तीसरी आ रही है, और चौथी और महत्वपूर्ण सूचना ये है, इन चारों का अपन आधार मानते हैं। तो बेटा जी चारों का आधार वहां पर बनता है द विलेज बाय द सी वाला, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए आ रहा है आपका वहां पर।
इसमें पिकॉक गार्डन या कैट ऑन ए हाउस बोट या बाय बाय ब्लैक बर्ड, इनसे रिलेशन आपको वहां रखना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे आप। In Anita Desai's Voices in the City, the main characters are three siblings as। बहुत शानदार सवाल कहूंगा अब तक का। यहां मुझे पेपर सेटर है उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। रीजन वहां क्या बेटा आपका, क्योंकि कई बार जो कैरेक्टर से जुड़े हुए सवाल आते हैं आपका, वो सवाल बच्चे पढ़ते ही नहीं आपका, और जब बच्चे नहीं पढ़ते उनको अचानक अजीबोगरीब नाम देखने को मिलते हैं तो उनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहां पर कौन सा कैरेक्टर है इसमें आएगा, फिर वो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है आपका वहां पर कि ये हमारा सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन वो करते क्या आपका, केवल और केवल अंदाजा लगा रहे हैं आपका, और कहीं पर भी परफेक्शन के साथ में ये चीज बयान नहीं कर रहे होते हैं आपका, उसे वहां पर शो नहीं कर रहे होते हैं। इसमें एक चीज और है, खाली आपको 3 कैरेक्टर नहीं पूछे बल्कि उनमें सिबलिंग पूछा है। सिबलिंग के मायने क्या होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं। रियल ब्रदर रियल सिस्टर है, सगे भाई बहन, उन्हें बेटा क्या कहा जाता है, सिबलिंग कहा जाता है। तो इसमें जो नाम आएगा उसमें ये नाम रहेंगे, निरोदे है, मोनिशा है, आमला है। ठीक है, क्या क्या, निरोदे, मोनिशा, आमला, ये वाला पार्ट। अब यहां पर इनमें इनका पार्ट आपको आसपास रखना ही नहीं है, सीधा सीधा 3 सिबलिंग्स, वॉइसेस इन द सिटी बाय अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर 6 का लो, विच टाइप ऑफ मेजर थीम, कौन सा मुख्य विषय वस्तु और टेक्निक तकनीक है, इज नॉट डिस्कस, जिसका विचार विमर्श नहीं किया गया है इन द नॉवेल्स ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई के नॉवेल्स के अंदर, वहां पर उसके उपन्यास के अंदर कौन सी चीज नहीं बताई गई। तो अनीता देसाई के उपन्यासों में जो चीज हमें समझाई जाती है उसका एक ब्रीफिंग में कर देता हूं। पहली बात तो यह है कि मानवीय जो संबंध है, स्पेशली पुरुष महिला के बीच में है, पुरुष पुरुष के बीच में है, महिला महिला के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, समाज के बीच में है, प्रशासक के बीच में, अदालत में वकील और जज वाले हैं, ये जो मानवीय संबंध होते हैं आपके, इनकी जटिलताएं क्या हैं, ये चीज आप पढ़ चुके हैं वहां पर आपका किसके अंदर, जो अपना क्राई द पिकॉक है, माया गौतम वाला, माया के फादर वाला, गौतम की मदर, गौतम की सिस्टर वाला, ये सारे आप वहां पढ़ चुके हैं। तो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज एज फार एज द रिलेशन इज कंसिडर्ड, उसकी बात वहां की जाती है। एक और चीज इसके अंदर ये आती है, जब चीजों से आपका अलगाव हो जाता है, मन हट जाता है, आप वीर्य में चले जाते हैं, वियोग में चले जाते हैं, संन्यास की तरफ बढ़ते हैं, मरने की सोचते हैं, सुसाइड की, आत्महत्या की बात वहां पर सोच रहे होते हैं, ऐसी चीजें उनके लिए वहां पर देखने को मिलती हैं यहां अनीता देसाई के नॉवेल्स के अंदर। साथ में वहां पर जो एक सचेतना का हिस्सा होता है कि आपके उबाल आता है विचारों में कि क्या करूं क्या ना करूं, मैं ये कर लूं मैं वो ना करूं, मैंने ये गलत कर दिया, मुझे वो करना चाहिए था। आपका कहीं ना कहीं आपका सेकंड थॉट थर्ड थॉट आपके माइंड में रनिंग कर रहा होता है। ये सारी थीम्स हैं, ये अनीता देसाई के नॉवेल्स में हमें देखने को मिलती हैं। आपका कौन सी थीम ऐसी है जो नहीं मिलती है, वो सुनना आपका वहां पर, जहां पर आप ये समझते हैं कि गरीबी का लेवल, गरीबी की इन्होंने कभी बात नहीं की है, साथ में जाति या वर्ग भेद का जो संघर्ष आता है, इसकी इन्होंने कभी कोई बात वहां पर नहीं की है। ठीक है, ये जो आपका बाह्य तौर पर चित्रण आता है, विविध चित्रण आता है, खुला व्यापक चित्रण आता है, किसमें, गरीबी के लिए या फिर आपका वर्ग संघर्ष के लिए, ये चीज वहां पर आपको अगला कतई नहीं देता है। ठीक है, तो यहां इस पैटर्न विशेष में तुम देखना, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप वहां मिलती है, साथ में आइसोलेशन एंड एलियनेशन मिलता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी वहां बेटा मिलता है। अगला, मैच द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स ऑफ अनीता देसाई टू देयर प्रोटैगनिस्ट। वहां पर निम्नांकित जो आपका सुमेलित करने वाला प्रश्न आया है, उसमें 4 क्रिएशन है, वो अनीता देसाई के वहां पर दिए हुए हैं आपका। ठीक है, और इन 4 क्रिएशन के अंदर आपको यह छांट के देना है वहां पर आपका कि अपने पास इनका प्रोटैगनिस्ट कौन है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब जो डोमिनेंट होता है, जो मुख्य कलाकार होता है, मैन एक्टर होता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं बताओ आपका वहां पर, प्रोटैगनिस्ट का नाम देते हैं। तो कौन से में क्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज आप ये ध्यान रखना कि जो हाईलाइटेड पैटर्न है वो होता है क्राई द पिकॉक, और क्राई द पिकॉक है, क्राई द पिकॉक का जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है बेटा आपका, माया है। ये लो, तो 1 या 2 ऑप्शन यहां से इजीली कटेंगे, चौथे में 2 आना चाहिए। तो आप अगर चेक करते हो तो चौथे में 2 पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, तीसरे में है और चौथे में, तो 1 तो कट गया आपका वहां पर। अब आपको 2 नहीं 3 चीजों में से 1 को छांटना है। अभी भी पूर्णतया वहां पर यह देखने को आपको क्लियर नहीं मिला। फिर अगला आप लेकर आएंगे क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे में है बिमला, कौन है, विमला नहीं, बिमला, बे साउंड वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जब आप बिमला की तरफ इसमें आगे बढ़ते हैं तो ये मेरे पास रह गया तीसरे के अंदर
पहला। अब तीसरे में पहला लेते हैं तो कौन सा कट सकता है? पहले में तीसरे में पहला है, ठीक है, तीसरे में तीसरे में पहला है, लेकिन चौथे में तीसरे में तीसरा दे दिया, दो कट गए बेटा आपका। सवाल के ऑप्शंस हैं अच्छे क्रिएट हुए इसमें। फिर पहला और तीसरा है, इसमें से एक मुझे काटना है आपका, क्योंकि इसमें देख लो तीसरा चौथा और चौथा तीसरा है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या? फायर ऑन द माउंटेन है, वहां से भी आ सकते हो और आप चाहो तो बेटा कहां से आ सकते हो बताओ? देखिए अपना इन कस्टडी से आ सकते हो। तो मैंने इन कस्टडी के बारे में आपको वहां पर बहुत बार जानकारी दी है, आपका फायर ऑन द माउंटेन के बारे में दी है, इसलिए ही जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप देखते हो तो फायर ऑन द माउंटेन के अंदर आपको एक कैरेक्टर की जानकारी दी थी, अगर याद आ रहा हो तो वहां पर मैंने देवेंद्र शर्मा कहीं नहीं बोला है, बल्कि मैंने नाम क्या दिया बेटा आपका वहां पर? नंदा कौल। क्या नाम दिया था आपका? नंदा कौल। तो पहले वाला जो पार्ट है उसके अंदर आप चेक करना, ये चला जाएगा अपने पास में किसके लिए बच्चा? वहां पर नंदा कौल के लिए। तो ये लो, ये अपना सोल्व हो जाएगा। तो अपने पास पहले में चौथा, तो पहले में चौथा केवल एक ऑप्शन में आपको देखने को यहां पर मिलेगा, ये वाला। बचा ऑप्शन ये कि इन कस्टडी में कौन है कैरेक्टर? आपका देवेन है, ठीक है। चार हो गए। अब एक बार याद कर लीजिए इसे, अच्छा था इसलिए इसे मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं आपका। क्राई द पीकॉक में माया है, क्लियर लाइट ऑफ डे है, इसमें बिमला है, आपका इन कस्टडी में देवेन है, और फायर ऑन द माउंटेन के अंदर नंदा या नंदा कौल है। अगले क्वेश्चन पे चलें आपका। विच नॉवेल वॉज कॉल्ड एज फ्लुएंट एंड विटी ऑफ मंजू कपूर? अब एक चीज ये सुनना, यहां पर ये तो त्रुटि हुई है पेपर सेटर से कि इन्होंने इसको अपर केस में नहीं लिखा, ये तो अपर केस में आएगा, लेकिन आगे कपूर की स्पेलिंग में कोई त्रुटि नहीं है। मंजू कपूर के लिए हम ये स्पेलिंग इस्तेमाल जनरली नहीं करेंगे, जो उन्होंने खुद ने इस्तेमाल की है वो स्पेलिंग बेटा ये है, KAPUR, ठीक है। नहीं तो आप जैसे आजकल देखते हैं कि भाई फला शम्मी कपूर है, शशि कपूर है, ऋषि कपूर है, बोनी कपूर है, आपका श्रीदेवी कपूर है, आपका जानवी कपूर है, आपका इस तरीके से, या फिर आपका वहां पर अनिल कपूर है, ऐसे आप नाम सुनते हैं। तो वो जो कपूर खानदान में स्पेलिंग लिखी जाती है वो लिखी जाती है KAPOOR, आपकी भाषा में OOR, ठीक है। लेकिन यहां पर मंजू के साथ में जो इन्होंने सबकास्ट में अपनी स्पेलिंग इस्तेमाल की है वो है KAPUR। इन्होंने जो भी रहा होगा इनका भाई कोई माजरा है, ये वास्तु के हिसाब से जैसे अपन मकानों की स्थितियां पता करते हैं वैसे लोग हॉरोस्कोप पे भी जाते हैं आपका, ठीक है, अपनी स्पेलिंग के माध्यम से अपनी कुंडली को ठीक करवाना चाहते हैं, आपका अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, वो उनकी मान्यता है, उन पर अपन कोई कमेंट करना नहीं चाहते आपका। लेकिन कुल मिला के देखो यहां पर इनकी स्पेलिंग में कभी OOR मिले या UR मिले तो आपको यहां इसे कंसिडर नहीं करना है। अब सवाल क्या है कि मंजू कपूर का ऐसा कौन सा उपन्यास रहा है? अब ऊपर नॉवेल नहीं है बेटा, ये क्या है? नॉवेल। ये टेस्ट सीरीज के हाल है, जो ऑफलाइन भी लिया गया, ऑनलाइन भी लिया गया, ठीक है। तो आप एक बार समझो इसके अंदर कितनी कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपका। ये तो मैं फिर भी मान लूं, लेकिन ये मैं नहीं मानूंगा कि यहां पर नॉवेल कैसे लिखा गया। बताओ बेटा, नॉवेल है या फिर नॉवेल है? आपका नॉवेल है, उपन्यास के लिए से वहां पर बोला जाएगा। तो कौन सा ऐसा उपन्यास है जहां पर धारा प्रवाहिता के साथ में उसे लिखा गया है और बुद्धि चातुर्य का विलक्षण जो उनका बुद्धि चातुर्य है उसके साथ में उसे वो चीज आपकी वहां पर बताई गई है। तो इस वाले पैटर्न विशेष में आप गौर करके देखना, इसमें मुझे क्या मिल रहा है? ए मैरिड वुमन, एक शादीशुदा, एक विवाहित औरत है, उसकी जानकारी इसमें वहां पर आपकी दी गई है, और उसमें खासकर पुरुष वर्ग है उस पर कमेंट किया गया है। पुरुष के साथ में अन्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ स्त्री के साथ में, और उसमें भी स्पाइसी मटेरियल के साथ में, इनडायरेक्ट लैंग्वेज में, मेटाफोरिकल रूपकीय या फिर आपका लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्ष्यार्थ के आधार पर अच्छे व्यंग कसे गए, सटायर है, आयरनी है, आपका वहां पर एंटीथेसिस इसमें आपको देखने को मिलेगा, सरकाज्म आपको वहां पर देखने को मिलेगा, इसलिए फ्लुएंट भी है और साथ में विटी भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मंजू कपूर? स्पेलिंग आप देख पा रहे हैं, इस बार के सही लिखा हुआ आपका वहां पर, तो इसमें कौन सा है जो मंजू कपूर के बारे में सच नहीं है? मतलब इसमें केवल यह चीज देखनी है कि मंजू कपूर है, उन्होंने जो कार्य किए उनमें से कौन सा कार्य इसके अंदर वहां पर सही नहीं है आपका, या कौन सा अचीवमेंट उनका वहां पर नहीं रहा। अपन एक एक पढ़ते हैं इसके अंदर, ये चीज तो हटानी है, पहले चारों पढ़ लीजिएगा। हर फर्स्ट नॉवेल डिफिकल्ट डॉटर्स वन द DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर, यही गलत हो गया आपका। आगे चले। हर मोस्ट रिसेंट नॉवेल द इमिग्रेंट हैज बीन लॉन्ग लिस्टेड फॉर द DSC प्राइज, बिल्कुल उसे लॉन्ग लिस्ट किया गया था आपका, सूचीबद्ध किया गया था आपका। फिर हर नॉवेल्स डील विथ विमेन्स इश्यूज, अभी बात हुई थी औरतों की तरफदारी उसने की है आपका, बिल्कुल करती थी। इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट दैट प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन एंड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन, कि औरतों को तो आपने क्या कर दिया? संकुचित कर दिया, घरों में घुसा दिया, उनको आजादी आपने दी नहीं, और ये जो पुरुष प्रधान समाज है इसके विरोध में बिल्कुल उतरी थी आपका वहां पर, तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट वाला आपका, कपूर हैज बीन अर्न सेवरल कंपैरिजंस विद जैन ऑस्टिन फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो इसने शादी के बारे में लिखा है, सामाजिक ढांचे के बारे में लिखा है, और उसे जैन ऑस्टिन की तुलना करके भी वहां पर बताया गया। तो इसमें केवल एक चीज है जो वहां नहीं होती है, इसमें ये डीएससी प्राइज वाला, एशियन लिटरेचर वाला और डिफिकल्ट डोटस के साथ में ऐसा वहां पर नहीं है। तो इसे सीधा सीधा तुम तैयार भी कर सकते हो। आज की क्लास का लास्ट सवाल देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, अब गौर करना, यहां पर एक गलती और आ जाएगी, ये ग्रामेटिकल गलती कर दी हमारे आपके पेपर सेटर ने, ठीक है, ये आएगा, ऐसा आएगा, ये तभी कह रहा हूं कि अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको कहा था, वहां आप देखना ऐसी आपकी हल्के स्तर की त्रुटियां, हल्के स्तर की गलतियां आपको कतई देखने को नहीं मिलेंगी वहां पर आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे का टाइम भी, उसका पैसा भी, और सबसे बड़ी चीज उसकी मानसिक स्थिरता, मानसिक संतुलन, मानसिक सुकून है, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसी त्रुटियां क्वेश्चन में मिल रही है तो उन त्रुटियों पे ध्यान जाएगा ना, उसका पढ़ने पे, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने पे वहां उनका ध्यान नहीं जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट मेंशन्ड इन द फेमस नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स बाय मंजू कपूर। मंजू कपूर के द्वारा निम्नांकित में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो वहां मेंशन नहीं हुआ डिफिकल्ट डॉटर्स में? मतलब 3 डिफिकल्ट डॉटर्स के हैं लेकिन एक नहीं है। तो इसमें बेटा ये ध्यान रखना, इस वाले पार्ट में वीरमती है आपका, ठीक है, यहां पर ईजा है आपका, हरीश है, लेकिन नीना नहीं है, ठीक है। यहां पर सारे सवाल नोट पर आधारित किए जा रहे हैं। आरपीएससी भी आजकल सवाल कहां आधारित कर रही है बताओ, देखिए आपका नोट वाले पे कर रही है। तो आज की एक छोटी सी क्लास आपका पार्ट नंबर 23, जिसको यहां पर इतिश्री देता हूं। मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में आपका नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।